स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक समरी में हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे। यहाँ पर आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहजहाँ के बारे में। इसके पहले के जो शासक आए हैं उसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक भी मैं इसकी प्रोवाइड कर दूँगा। आइए शुरू करते हैं। शाहजहाँ जिनका कार्यकाल है 1627 से 1658, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिसेंटली भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रारंभिक जीवन व राज्याभिषेक इनका कैसे होता है। तो जन्म की बात करें तो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई, इनका नाम जोधाबाई भी मिलता है, उन्हीं के गर्भ से हुआ था। बचपन का नाम है इनका खुर्रम। तो ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि इनके बचपन का नाम जो था वो खुर्रम था। तो दक्षिण भारत में अहमदनगर के वजीर थे मलिक अंबर। उनके विरुद्ध की सफलता से जब खुश हुए जहांगीर तो उन्होंने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी और इसी नाम से ये फेमस हुए। इनका जो विवाह हुआ वो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। ये अर्जुमंद बानो बेगम जो हैं वो नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री थी और इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई अर्जुमंद बानो बेगम। शाहजहाँ ने इनको उपाधि दी थी मल्लिका-ए-जमानी की। इसके अलावा देखें तो खुर्रम को हिसार व फिरोजाबाद की जागीर दी गई थी। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार के मुद्दे पर मुगल काल में पहली बार एक युद्ध होता है। ये युद्ध होता है खुर्रम और राजकुमार शहरयार के बीच। हालांकि 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो उस समय शाहजहाँ दक्षिण भारत में थे। तो होता क्या है कि जो शहरयार थे नूरजहाँ के राजकुमार, तो उन्होंने उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में इसका विरोध होता है। आसफ खां और अबुल हसन भी शाहजहाँ की सहायता करते हैं और 1628 में शाहजहाँ शासक बनता है। तो बाकी मुग़ल शासकों की तरह ये भी उपाधि धारण करता है, जिसका नाम है अबुल मुजफ़्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी। तो काफ़ी देखेंगे बड़ी उपाधियां हैं। जब इसके बाद औरंगजेब आएंगे तो भी उपाधि धारण करेंगे। अकबर ने भी उपाधि धारण करी थी, जहांगीर ने भी। तो सभी ने अपनी एक उपाधि धारण करी। सम्राट बने, वो वहाँ के शासक बने, तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। शाहजहाँ के काल में कई विद्रोह मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है बुंदेला राजपूतों का विद्रोह। इसमें प्रमुख नाम आता है जुझर सिंह का। जुझर सिंह के खिलाफ काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी शाहजहाँपुर को। तो 1628 में बुंदेला सरदार जुझर सिंह ने विद्रोह किया। इसके लिए चूँकि बुंदेलखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ थीं, तो हर दिशा से बुंदेलखंड पर आक्रमण करने का उसने आदेश दिया। शाहजहाँ ने स्वयं इसका अभियान किया और 5 वर्ष तक बाद में जुझर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वो इनके साथ ही आ जाते हैं मुग़ल बादशाह की सेवा में और 5 वर्ष तक मुग़ल बादशाह के साथ दक्षिण युद्ध के में भी भाग लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वह अपनी राजधानी ओरछा जाते हैं तो 35 में गोंडवाना पर आक्रमण करके उसकी राजधानी चौरागढ़ को जीत लेते हैं। तो आप देखेंगे कि वो वहीं पर एक दूसरे शासक प्रेम नारायण को मार देते हैं। तो मुग़ल काल में ये माना जाता था कि एक अधीनस्थ शासक दूसरे अधीनस्थ शासक पर बिना बादशाह की आज्ञा के आक्रमण करे तो ये मुग़ल नीति के अनुसार अपराध था। तो इसीलिए शाहजहाँ ने उनको दंडित करने का प्रयास किया। जब उन्होंने नहीं माना तो मुग़ल सेना ने औरंगजेब के नेतृत्व में आक्रमण किया और यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो औरंगजेब को यहीं पर युद्ध का अनुभव भी मिलता है जुझर सिंह के खिलाफ। ठीक है, तो औरंगजेब की यह पहली राजनीतिक विजय थी शाहजहाँ के ही काल में, और पहली बार उसने यहीं पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो बुंदेलों का सबसे प्रभावी विद्रोह की अगर बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में मिलेगा छत्रसाल के नेतृत्व में। दूसरा विद्रोह देखने को मिलता है खाने जहाँ लोदी का। तो अफगान सूबेदार खाने जहाँ लोदी जो है वो दक्कन का सूबेदार था। बुंदेला विद्रोह दबाने में शाहजहाँ का उसने साथ दिया था। किसने? ये जो खाने जहाँ लोदी था। तो इनको भी दरबार में बुलाया, पहले ये आए दरबार में बुलाया गया, लेकिन इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ, पहले जहांगीर के समय उनको ज़्यादा सम्मान मिलता था, उनको अब नहीं मिला और उनको अपने जीवन पर खतरा नज़र आया। तो वो बिना बादशाह की आज्ञा के दक्षिण की ओर भागने लगे और भागते भागते लेकिन जो सेना थी उसने उनका पीछा किया। 1631 में ये खाने जहाँ जो है वो मारा गया। तो इस तरह आप देखेंगे कि खाने जहाँ लोदी का विद्रोह भी जो है वो दबा दिया जाता है। पुर्तगालियों के विद्रोह की बात करें तो बंगाल में बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहे थे। नमक के व्यापार पर एकाधिकार उनका हो गया था, लेकिन वो लोग अब समस्या बन रहे थे। क्यों? क्योंकि भारतीयों को ज़बरदस्ती उन्होंने ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया, बाज़ारों में लूटमार प्रारंभ कर दी। तो शाहजहाँ ने 1632 में उस विद्रोह को दबाने का आदेश दिया
और 4 माह के बाद हुगली पर अधिकार कर लिया। तो अब देखेंगे विदेशियों का भी यहाँ पर प्रभाव शुरू हो गया था शाहजहाँ के समय से ही। सिख विद्रोहों में बात करें तो बड़े छोटे छोटे कारणों से शाहजहाँ के काल में मुग़ल और सिखों के बीच जो है संबंध तल्ख हो गए, जो आगे चल कर के और ही कटु हुए। तो आप देखेंगे पहले शुरुआत होती है एक साधारण सी घटना, जिसमें शाहजहाँ का प्रिय बाज जो होता है वो उड़ करके गुरु गोबिंद सिंह, जो कि सिख गुरु के 6वें गुरु थे, उनके खेमे में चला गया, जिसको गुरु ने देने से इनकार कर दिया। तो धीरे बाद में समझौता हुआ, थोड़ा बहुत झगड़ा शांत हुआ। फिर उसके बाद दूसरा झगड़ा होता है कि हरगोबिंद सिंह जो गुरु थे वो श्री गोविंदपुर नगर एक बसा रहे थे, लेकिन शहंशाह ने आदेश दिया कि नगर निर्माण को बंद करें, लेकिन इस बार भी वो नहीं माने और फिर से जब आक्रमण करते हैं मुग़ल तो फौजदार अब्दुल्ला खां की सेना परास्त हुई। तो अभी भी वो परास्त हुए। फिर तीसरा झगड़ा देखें तो तीसरा झगड़ा में भी थोड़ा एक बड़ा छोटा ही कारण था। इसमें एक डकैत था जिसका नाम था बीधी चंद्र। तो गुरु हरगोबिंद का शिष्य था, उसने क्या किया, एक शाही घुड़सवार से दो अच्छे घोड़े चुरा करके गुरु को भेंट कर दिया और गुरु ने स्वीकार कर लिया। तो अब शक्तिशाली सेना थी मुग़ल सेना, वो ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर सकती थी। उसने फिर से सेना भेजी, लेकिन इस बार भी मुग़लों की हार हो गई। तो लेकिन ये बात हरगोबिंद को समझ में आ गई कि अगर अपने धर्म को संभालना है, आगे उसका विकास करना है, तो रक्षा के लिए उन्होंने कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित एक कीरतपुर है वहाँ पर अपने आप को ले जाकर बसाया और वहीं पर वो लोग जाके बस गए। तो तनाव उत्पन्न हो गया शाहजहाँ के काल में, बहुत देखेंगे प्लस माइनस तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तनाव, लेकिन सिख और मुग़लों के बीच में हो गया। दक्षिण भारत में विस्तार की बात करें तो साम्राज्यवादी नीति शाहजहाँ ने भी आगे बढ़ाई। तो इसमें आप देखेंगे कि जब ये खाने जहाँ लोदी ने विद्रोह किया था तो उसी में अहमदनगर का शासक था मुर्तज़ा निज़ाम शाह, उसने उसकी सहायता की थी। तो उसको एक बहाना मिल गया था कि अब अहमदनगर को छिन्न भिन्न करना है और इसके लिए वह महाबत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण करता है, जिसने 1633 तक जीतकर मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा की बात करें तो 1636 में इसको उस पर अधिकार कर लिया। अब्दुल्ला कुतुब शाह थे, उन्होंने मुग़लों से संधि कर ली। उसके बाद दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया औरंगजेब को। गोलकुंडा के जो वजीर थे मोहम्मद सईद मीर जुमला, इन्होंने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। यहीं से कोहिनूर हीरा जो है आप देखेंगे कि आगे चल के कहाँ कहाँ से माध्यम होते हुए ब्रिटेन की महारानी तक पहुँच जाता है। बीजापुर को देखें तो बीजापुर हमेशा से ही मुग़लों के विरुद्ध अहमदनगर को सहायता देता रहा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि युद्ध होना ही था। तो बीजापुर का शाह जो अपनी राजधानी में आसफ़ खां द्वारा घेर लिया गया। हालांकि मराठा सैनिकों की सहायता मिल गई, इसलिए उनको घेरा उठा लेना पड़ा। तो इतना आसान नहीं था बीजापुर को अपने अंडर में कर लेना। फिर से दूसरा अभियान जो होता है, शाहजहाँ स्वयं जाता है दौलताबाद और 1636 तक बीजापुर अपनी पुरानी ताकत भी खो चुका होता है। तो 1636 में बीजापुर ने मुग़ल अभियान आधिपत्य स्वीकार कर लिया। तो लेकिन देखेंगे तो गोलकुंडा ने भी मुग़लों से संधि कर ली और शाहजी भोंसले ने भी मुग़लों से संधि कर ली, बीजापुर की सीमाएँ स्वीकार कर ली। तो देखें तो दक्षिण जो उसका शाहजहाँ का था वो काफ़ी सफल रहा। उसमें औरंगजेब को 2 बार दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, पहली बार 1636-44 तक और दूसरी बार 1653 से 56 तक। तो आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार कब बनाया गया, तो पहली बात तो ये 2 कार्यकाल है, दोनों के कार्यकाल यहाँ बता दिए गए हैं। तो शाहजहाँ का दक्षिण अभियान सफल माना जाता है। अब इसके बाद वो मध्य एशिया उत्तर पश्चिम अभियान में दिखता है। तो चूँकि आप देख रहे थे कि जहांगीर के समय कंधार जो है मुग़लों के अधिकार से निकलकर ईरानियों के हाथ में जा चुका था। तो कंधार का जो किलेदार था अली मर्दान खां, वो ईरान के शाह के डर से कंधार का दुर्ग मुग़लों को सौंप दिया। तो 1638 में कंधार का दुर्ग फिर से मुग़लों के अंडर में आ जाता है, मुग़लों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन 10 साल बाद ही 1648 में ईरान का जो शाह था शाह अब्बासुद्दीन, उसने कंधार पर आक्रमण किया। उस समय मुग़ल गवर्नर थे दौलत खां। तो इससे पहले कि काबुल में कोई सहायता पहुंचती, उस पर शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया। तो देखेंगे कि 1649 ईस्वी में औरंगजेब के नेतृत्व में मुग़ल सेना कंधार पहुंची जरूर थी, लेकिन असफल रही। 1652 में औरंगजेब पुनः कंधार जीतने गया, लेकिन असफल रहा। दारा सिकोह भी गया 1653 में, वो भी असफल रहा। तो कुल मिला के देखें तो 1649 से कंधार हमेशा के लिए भारत से छिन गया। तो ये पूछा जाता है किसके कार्यकाल में कंधार हमेशा के लिए भारत से छिन गया, तो शाहजहाँ के शासनकाल में 1649 में ही वो छिन गया। बल्ख अभियान की बात करें तो जो काबुल पर बार बार होने वाले उज़्बेक हमले थे, बलूच अफ़गान कबीलों के साथ उनकी साजिश की भी चिंता थी। तो क्योंकि जो बल्ख और बुखारा थे दोनों नज़र मोहम्मद के अधिकार में थे। जो नज़र मोहम्मद का पुत्र था अब्दुल अजीज़,
तो उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बुखारा को अपने अधिकार में ले लिया। तो इसमें क्या होता है, एक नज़र मोहम्मद ने शाहजहाँ से सहायता की अपील की तो बादशाह ने तत्परता दिखाई, मुराद के नेतृत्व में एक सेना भेज दी और मुगलों का बल्ख पर अधिकार हो गया। अगर दक्कन की नीति बात करें, शाहजहाँ की दक्षिण नीति, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण के मुगल प्रदेशों पर नियंत्रण बनाए रखें और अहमदनगर को नष्ट करें, क्योंकि अहमदनगर शुरू से इनकी नाक में दम किए हुए था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि शाहजहाँ ने 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा से संधि कर ली। यहाँ ये डिसाइड किया गया कि बीजापुर को अहमदनगर का कुछ क्षेत्र दे दिया जाएगा और संघर्ष की स्थिति में निर्णय अपने पास रखेगा। यहाँ संधि को शाहजहाँ ने स्वयं स्वीकृति दी थी, लेकिन 1656 में संधि को तोड़ दिया था। इसके कारण दो माने जा सकते हैं। पहला तो ये था कि उसकी बड़ी राशि खर्च हो गई थी मध्य एशिया के अभियान में, और दूसरा ये थी कि शाहजी भोसले जो मराठा नेता थे बीजापुर में और जो गोलकुंडा में मीर जुमला थे, ये मुगलों को चुनौती दे रहे थे, इनका प्रभाव बढ़ रहा था। तो बाद में इसी संधि को वो कैंसिल भी कर देते हैं खुद ही। धार्मिक और राजपूत नीति की बात करें तो शाहजहाँ के काल में उसने जो उसके अपने पिता के शासनकाल में बनवाए गए मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश देता है 1632 में, और वह मुस्लिम कन्याओं का हिंदुओं से विवाह निषिद्ध कर देता है। तो धार्मिक नीति उसकी देखें तो शाहजहाँ शुरू से ही आपको कट्टर दिखेगा। कालांतर में जो खंभात निवासी थे उनकी प्रार्थना पर वहाँ पर वो गोवध पर रोक लगाता है। तो यही एकमात्र जगह मिलती जहाँ गोवध रोकने का मिलता है, लेकिन वो एक क्षेत्र विशेष का था और वहाँ की प्रार्थना पर था। अकबर ने मुगल काल में जो चलाई थी सिजदा प्रथा, उसको इसने समाप्त करके चहार तस्लीम परंपरा शुरू की, और इलाही संबत का भी जो अकबर ने शुरू किया था उसकी जगह इसने फिर से हिजरी संबत को अपनाया। चित्तौड़ में एक घटनाक्रम ये घटता है कि राजा जगत सिंह जो है वो किले की मरम्मत करा रहे थे। तो ये माना गया कि उन्होंने संधि को तोड़ा है और अपने किलों को मजबूत कर रहे हैं। तो इसके आरोप में शाहजहाँ चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। तो बाद में माफ़ी वगैरह मांगते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। एक बात यहाँ पर गौरतलब है कि शाहजहाँ ने किसी भी राजपूत को सूबेदार का पद नहीं दिया था। एक अपवाद देखने को मिलता है राजा रघुनाथ, जिनको शाही दीवान वगैरह का पद मिला था। बाकी ज़्यादा देखें तो किसी राजपूत को सूबेदार का पद नहीं दिया गया। जो इसके पहले इनके पिता और भी मुग़ल शासकों ने बहुत अच्छे पदों पर उनको रखा, बड़े बड़े मनसबदार थे, लेकिन ऐसा शाहजहाँ के काल में देखने को नहीं मिलता है। शाहजहाँ का जो काल है तो ज़रा देखें तो इनके जो दरबारी कवि थे कुदसी थे, और लेकिन बाद में अबू कालीन दरबारी कवि हो गए। दरबारी इतिहासकार थे अब्दुल हमीद लाहौरी। तो और भी नाम थे कादरी, लाहौरी, वारिस वगैरह इनके इतिहासकार थे उस समय के। इन्होंने सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया। फैज़ नामक नहर खुदवाई, और एक नहर थी नहर साहिब, तो उसको ठीक कराया, उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ाया, उसका नाम रख दिया नगर शाह। तो फैज़ नहर, नगर शाह। इसके अलावा मनसबदारी व्यवस्था में जमा और हासिल में अंतर बढ़ गया था, तो उसने एक तिमाही छमाही नियम का भी नियम लागू किया। और साम्राज्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे मनसबदारों के सवार पदों में कटौती इसने की। अकबर की आईने दहसाला में भी इसने परिवर्तन कर दिया और इजारेदारी और ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। एक इतिहास में प्रसिद्ध तख्ते हाउस जो है उसका निर्माण इसने कराया। तो ये बेग बादल खां के नेतृत्व में कराया गया था। पंडित जगन्नाथ थे, उनको शाहजहाँ ने महाकवि राय की उपाधि दी थी, जिन्होंने गंगा लहरी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। बनारस के विद्वान कविंद्राचार्य के अनुरोध पर विशेष अवसरों पर वहाँ तीर्थकर को इसने समाप्त कर दिया था। अगर शाहजहाँ के काल की बात करें तो इसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जा सकता है, क्योंकि कई भव्य इमारत नगरों का निर्माण हुआ, तो संगमरमर का भी काफ़ी प्रयोग हुआ। शाहजहाँ के शासनकाल में साम्राज्य में पड़े भीषण काल की चर्चा जो है लाहौरी और विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने की है। तो जो प्रतिष्ठित विद्वान सादुल्ला खां हैं उनको उन्होंने दीवान के रूप में नियुक्त किया, और शाहजहाँ ने 3 नए सूबे बनाए। तो इसलिए इनके समय में सूबों की संख्या पहुंच जाती है 18। ये 3 नए सूबे कौन होते हैं? तो कश्मीर को लाहौर से बनाया इन्होंने, यानी कश्मीर, थट्टा और उड़ीसा बनाया। तो लाहौर से कश्मीर, मुल्तान से थट्टा और बंगाल से अलग करके उड़ीसा बनाया। तो अब मुग़ल साम्राज्य में सूबों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई, ये याद रखिएगा। उसके बाद शाहजहाँ ने केवल मुग़ल साम्राज्य की राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी और शाहजहानाबाद नगर की स्थापना भी की, दिल्ली का किला भी बनाया। 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो है वो दारा सिकोह ने सिर्र अकबर शीर्षक के तहत किया। तो ये पूछा जाता है कि सिर्र अकबर क्या है? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद है जिसको दारा सिकोह के नेतृत्व में कराया गया था। दारा सिकोह की बात करें तो दारा सिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था और लेनपोल ने इसको लघु अकबर की संज्ञा दी थी। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की भी उपाधि दी गई थी, और जो मजमुल बहरीन है वो दारा सिकोह की मूल रचना है।
दारा सिकोह के लेके कई क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा वो उदारवादी शासक था, उसकी नीतियाँ अकबर से मेल खाती थीं। शाहजहाँ के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष आता है। जब ये जीवित थे और ये बीमार होते हैं तो अंतिम वर्षों में ही उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है। तो इनके 4 पुत्र थे, एक ही माता के 4 संतानें थीं, दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। तो आप देखेंगे कि इसमें जो दारा थे वो पंजाब, मुराद थे गुजरात, औरंगजेब थे दक्षिण भारत के और शाह शुजा बंगाल के राज्यपाल थे। तो चारों का थोड़ा ये भी मेल याद रखिएगा कि दारा पंजाब में उत्तर की तरफ, मुराद गुजरात में पश्चिम की तरफ, औरंगजेब दक्षिण भारत में दक्षिण की तरफ और शाह शुजा पूर्व में बंगाल का राज्यपाल था। तो चारों दिशाओं से ये जो राजकुमार थे ये आपस में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। और आप देखेंगे जब ये इनकी बीमारी की सूचना मिलती है शाहजहाँ की, तो उसी समय ये लोग आपस में युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। 1658 में शाह शुजा को बनारस के पास बहादुरपुर में मुगल सेना ने पराजित किया, क्योंकि शाह शुजा ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसी समय 2 जो विद्रोही थे, औरंगजेब और मुराद, दक्षिण और पश्चिम से, तो इन्होंने आपस में समझौता कर लिया कि मिल करके बाकी को हटा देंगे, हम दोनों आपस में राज्य बना लेंगे। तो धर्मत का युद्ध होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शाही सेना से धर्मत का युद्ध हो। शाही सेना में कौन थे? तो दारा सिकोह थे। दारा सिकोह की तरफ से शाही सेना का नेतृत्व जो थे वो जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दारा सिकोह की सेना थी, शाही सेना, वो परास्त हुई। विजयी कौन होते हैं? औरंगजेब और मुराद। अब यहाँ क्या होगा कि जब सामूगढ़ का युद्ध होता है दारा सिकोह, तो औरंगजेब के हाथों, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो इसमें जो है दारा सिकोह पराजित हुआ। अब जो औरंगजेब था, जो इसका साथी था मुराद, जिसके साथ इसने समझौता किया था पश्चिम वाला गुजरात में, तो उसने इसको भी कैद कर लिया, मुराद को। तो अब बचा औरंगजेब। तो औरंगजेब ने मुराद को भी कब्जा कर लिया और यहाँ पर शुरू में शाह शुजा परास्ती हो गया था और उसने दारा सिकोह को यहाँ परास्ती कर दिया। अब सामूगढ़ के में जब विजय उसको प्राप्त हो जाती है तो दिल्ली में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो औरंगजेब सत्ता हथिया लेता है। फिर खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब और शाह शुजा के बीच युद्ध होता है। देखेंगे शाह शुजा अब औरंगजेब से आके लड़ेगा, तो यहाँ भी औरंगजेब की विजय होती है। तो कुल मिलाकर 1659 में वो विजय प्राप्त करता है। और अंतिम में देखेंगे तो देवराई का युद्ध होता है, देवराई की घाटी में। ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। यहाँ भी दारा सिकोह हार जाता है, वो हताश होकर के भाग जाता है। बाद में उसको पकड़ लिया जाता है और मुराद और दारा को मृत्युदंड दे दिया गया। दारा सिकोह के पुत्र थे सुलेमान सिकोह, उनको भी बाद में जहर देकर मार दिया गया। तो इस प्रकार औरंगजेब का शासन शुरू होता है। शाहजहाँ काल में देखें विदेशी यात्री तो कौन कौन से आए थे? अनेक विदेशी यात्री आए थे, जैसे जियां बैप्टिस्ट टैवर्नियर था फ्रांसीसी, ये एक जौहरी था, वो आया था, कई बार हिंदुस्तान आया। इसके अलावा था दूसरा यात्री फ्रांसिस बर्नियर, ये फ्रांसीसी चिकित्सक था। और इन लोगों ने जो उत्तराधिकारी युद्ध था इसका वर्णन किया है। 2 इतालवी यात्री आए थे, पीटर मुंदी और निकोलो मनुची। तो इसमें जो मनुची आए थे उन्होंने एक अपना वृत्तांत लिखा है समकालीन इतिहास पर, उसका नाम है स्टोरियो डी मोगोर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि समकालीन इतिहास का ये वर्णन करते हैं उसमें। तो शाहजहाँ की मृत्यु के समय उनके अंतिम वर्ष बहुत ही कठिनाई में बीते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने आगरा के किले में उनको कैद कर लिया था और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में उनको ताजमहल में उनकी पत्नी जो थी मुमताज़ महल, उन्हीं की कब्र के निकट दफना दिया जाता है। दारा सिकोह पर एक छोटा सा यहाँ पर एक इनबॉक्स किया गया है, उसको देख लेते हैं। तो चूँकि दारा सिकोह के जो सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे प्रिय पुत्र थे, वो बहादुर उनको पुकारते थे वो। इनकी उपाधि थी शाह बुलंद इकबाल और सबसे शिक्षित व उचार विचारों वाला व्यक्तित्व था। अगर इनके अकबर के धार्मिक सहिष्णुता पर पूर्णता से विश्वास करता था। ये सूफ़ी आंदोलन में काफ़ी कादरी सूफ़ी सिलसिले का अनुयायी था और मुल्ला शाह बदाख्शी का शिष्य था। पंडित जगन्नाथ ने अपने साहित्यों द्वारा दारा की खूब प्रशंसा की है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें दारा सिकोह की, तो कई हैं, जैसे सफ़ीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया। तो जो सफ़ीनतुल औलिया है, इसमें सफ़ीनत से सूफ़ी याद रखेंगे, तो सूफ़ी संतों की जीवनी है। और जो सकीनत है, सकीनत में मियाँ मीर और मुल्ला बदाख्शी, तो जो इनके गुरु थे, उनका जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है। मजमुल बहरीन इनकी मूल रचना है। इसमें क्या किया है, कहा इसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। तो वास्तव में ये है क्या? तो ये हिंदू और मुस्लिम धार्मिक जो दार्शनिक विचार है उनका समन्वय पर आधारित थी मजमुल बहरीन। सिर अकबर को हमने पढ़ा है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद का संग्रह था, जो कि दारा सिकोह ने करवाया था। इसके अलावा भी 2 हिंदू पवित्र ग्रंथ थे, जिनमें योग वशिष्ठ और भगवद गीता का भी अनुवाद इनके नेतृत्व में कराया गया। शाहजहाँ की एक विदुषी पुत्री थी जहाँ आरा, तो इसने जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसमें दारा सिकोह का इसने समर्थन किया था। तो औरंगजेब ने इसको भी गिरफ्तार करवाया। आजीवन ये अविवाहित रही और इसने एक पुस्तक लिखी साहिबिया। तो ये सूफ़ी संत मुल्ला साहब पर थी,
दुर्घटना में आग से जल गई थी, लेकिन औरंगजेब ने इन्हें साम्राज्य में की प्रथम महिला का ओहदा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन दे करके कि औरंगजेब ने किसे साम्राज्य की प्रथम महिला का ओहदा दिया था, तो जहाँ आरा को दिया था, इनकी बहन थी। तो आप देखेंगे इस प्रकार औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है। शाहजहाँ के काल में कई प्रमुख बातें हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको जो औरंगजेब का वीडियो है इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में आएंगे, जल्दी है उसको भी, और फटाफट करके ऐसे पूरा चैप्टर जो पूरी बुक है उसको हम लोग समराइज़ करेंगे। इससे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। आपके कमेंट्स देख करके आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको कोई बात कहनी है तो कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो आपकी हिस्ट्री है उसको कंप्लीट कराऊं, उसके बाद जो ज्योग्राफी है उसे भी आगे कंटिन्यू करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में औरंगजेब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।